स्वागत है आज फिर से आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के एक नए वीडियो में, जिसमें आप पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में। आइए हम जानते हैं माध्यिका क्या होता है और हम इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या इसमें माध्यिका के गुण क्या है और माध्यिका के दोष क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्यक अथवा माध्यिका यानी मीडियन, इसको हम माध्यक के नाम से भी जानते हैं। आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे जिसमें माध्यिका ना कहकर इसको माध्यक भी कहा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि माध्यिका प्रेक्षणों को उनके परिमाणों के अनुसार आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखने पर, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों क्रम से हो सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, रखने पर श्रेणी के मध्य में जो पढ़ने वाला मान होता है वही माध्यिका कहलाता है। यानी जब हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तब उनके मध्य में जो पढ़ने वाला मान होता है वह माध्यिका कहलाता है। माध्यिका के गुण क्या है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है, इसका निर्धारण संख्यात्मक मान ज्ञात न होने पर भी किया जा सकता है। यानी माध्यिका का निर्धारण अगर संख्यात्मक मान नहीं ज्ञात है तो भी हम कर सकते हैं। इसके पहले आपको जो है बताया ही जा चुका है। दूसरा पॉइंट है, यदि पदों की संख्या एवं माध्यिका वर्ग की जानकारी है तो भी माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। आप जब माध्यिका का दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जब माध्यिका वर्ग हमको दिया रहे, अर्थात क्लास जो आपका साइज है यानी मीडियन का वो आपको दिया रहे, तो हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तीसरा पॉइंट है, इसका बीजगणितीय विवेचन नहीं किया जा सकता है। हम इस प्रकार जो है जो माध्यिका है इसका बीजगणितीय विवेचन नहीं कर सकते हैं। चौथा है, सीमांत मानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, इसका निर्धारण रेखीय विधि से भी किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके पहले जब आपने आंकड़ों का आलेखीय अथवा ग्राफीय निरूपण पढ़ा था तब उसमें आपको ये बताया गया होगा कि संचयी बारंबारता वक्र और तोरण के बारे में। तोरण दो प्रकार से बताए गए थे, जिसमें एक से अधिक प्रकार का तोरण था और एक से कम प्रकार का तोरण था। दोनों प्रकार के तोरण से या हम अलग अलग दोनों प्रकार के तोरण से माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इसका निर्धारण है वो रेखीय विधि अर्थात आलेखीय विधि से भी किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, यह एक निश्चित माध्य है। जो माध्यिका होता है यह एक निश्चित वैल्यू देता है। इसमें माध्यिका के कुछ दोष भी हैं। क्या क्या इसमें कमियां आती हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आपका, माध्यिका ज्ञात करने के लिए पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। पदों की संख्या अधिक होने पर यह कठिन हो जाता है। आप अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिले जिसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उस प्रकार के जो है प्रश्नों में इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए जो है यह उतना उपयुक्त नहीं है। दूसरा इसी प्रकार से है, पदों की संख्या सम होने पर इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं हो पाता है। आप जब भी पदों की संख्या विषम पाएंगे तो आप जैसे मान लीजिए आपको पदों की संख्या 7 मिल रही है, तो जो बीच में आपका पद पड़ेगा वो आपका चौथा पद पड़ेगा, वो दोनों तरफ से एकदम बीच में पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए पदों की संख्या 8 हो जाती है, अर्थात पदों की संख्या सम हो जाती है, तब आपका ये निश्चित नहीं हो सकता है कि कौन सा जो है मान एकदम बीचों बीच में है, तब वहां पे वास्तविक मूल्य नहीं ज्ञात हो पाता है। अतः जो है पदों की संख्या सम होने पर यह जो है उपयुक्त माध्य नहीं है। तीसरा है, सीमांत पदों के दृष्टिकोण से यह माध्य अनुपयुक्त है। और चौथा है, श्रेणी के पदों के मूल्यों में अधिक अंतर हो तब यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। यानी जब श्रेणी के पद जो दिए गए हैं उनके मूल्यों में बहुत अधिक अंतर हो तब यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता, अर्थात सही मान नहीं दे पाता है। अब आइए देखते हैं हम माध्यक अथवा माध्यिका को कितनी विधियों से या कितने प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात करेंगे, कितनी विधियां हैं इसकी।
माध्यिका ज्ञात करने की विधियों में दो विधियां महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। पहला अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, दो प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें पहला प्रकार आपको मिलेगा बिना सारणीबद्ध आंकड़े, यानी जो भी आंकड़े रहेंगे वो सारणी में नहीं रहेंगे, और दूसरा प्रकार मिलेगा आपको सारणीबद्ध आंकड़े। ये सारे के सारे जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं तो माध्यिका का कोई भी प्रश्न रहेगा उसको आप सरलता से लगा पाएंगे। आइए हम पहला देखते हैं, बिना सारणीबद्ध आंकड़ों का हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसका रूल क्या है। इसका रूल है पहला कि सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसा कि इसके पहले भी बताया गया है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। लगभग ऐसे आंकड़े आपको पंक्तिबद्ध आंकड़े ही मिलेंगे। दूसरा है, अब कुल पदों की संख्या n का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कैपिटल N यहाँ पे जो कुल पदों की संख्या को डिनोट करता है उसका हम मान ज्ञात कर लेंगे कि कुल पद कितने हैं। फिर अगला स्टेप है, यदि n विषम है, अब जाहिर सी बात है अगर हम पदों की संख्या को ज्ञात करते हैं तो पदों की संख्या हमको सम भी प्राप्त हो सकती है और विषम भी। जैसे अगर मान लीजिए हमको 7 मिलता है तो वो विषम है, और अगर 8 मिलता है तब आपका वो सम है। तो दोनों कंडीशन में अगर n का मान विषम है और अगर n का मान सम है तो किस प्रकार से जो है हम माध्यिका ज्ञात करेंगे, जिसके लिए पहला सूत्र आपका विषम के लिए है कि यदि कैपिटल N का मान यानी पदों की संख्या विषम है तब सूत्र ME का मतलब होता है मीडियन यानी माध्यिका, ME इज इक्वल टू n+1/2 वह पद से माध्यिका ज्ञात करेंगे। यानी ये आपका जो है पूरा इसी में रहेगा, ME बराबर n+1/2 व पद या वे पद का मान। इसमें n क्या है आपका पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपका पदों की संख्या विषम के रूप में आपका 11 आता है तो यहाँ हम 11 रखेंगे, 11 + 1 यानी 12 हो जाएगा, 12/2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो छठवां पद जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका। इसी प्रकार से अगर n का मान हमारा सम आता है तब हम क्या करेंगे, तब इसमें सूत्र ME बराबर आपका है n/2 वह पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। इसकी सहायता से हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा, लगभग अधिकतर लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे n+1/2 जो +1 है यहाँ पे आपका n के साथ ऊपर है, यानी यहाँ पे जो अपॉन बटा है उसके जस्ट ऊपर अंश में n+1 है, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया गया है n/2 + 1 ये आपका बगल में +1 है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अधिकतर लोग इस +1 को इसके साथ में रख देते हैं तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये तुरंत गलत हो जाएगा। तो ये हुआ आपका जब आंकड़े आपको सारणी में ना दिए हो तब किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात करेंगे। इसी का अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का दूसरा पार्ट है सारणीबद्ध आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करना। तो सारणीबद्ध आंकड़ों के लिए हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका रूल क्या है। इसमें पहला आपको बताया गया है कि सर्वप्रथम 3 स्तंभों की सारणी बनाते हैं। हम जो सारणी तैयार करेंगे उसमें 3 स्तंभ रहेंगे, जिसके पहले स्तंभ में पद एवं दूसरे स्तंभ में संगत बारंबारताओं को लिखते हैं। जो भी आपके पद दिए गए हैं उनकी बारंबारताएं क्या है उसको हम लिखेंगे। दूसरा है इसमें सारणी के तीसरे स्तंभ में संचयी बारंबारता यानी जिसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल c, इसका मान नियमानुसार ज्ञात करते हैं। यहाँ पे नियमानुसार आपको बताया गया है, जब आपको प्रश्न बताए जाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि संचयी बारंबारता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और इसके पहले भी आपको जो है सांख्यिकी के वीडियो में संचयी बारंबारता ज्ञात करने की विधियां बताई गई हैं। जब आपको संचयी बारंबारता के बारे में बताया गया होगा, आप सांख्यिकी के सभी वीडियो देखिए, उसमें आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें संचयी बारंबारता के बारे में बताया गया है। तो वहां पे आप ये जान सकते हैं हम कि संचयी बारंबारता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और आगे प्रश्न में भी आपको मिल जाएगा। अगला स्टेप है आपका, अब पदों की संख्या के अनुसार जो पद है उनकी संख्या क्या है, यानी सम है या विषम है, उनके अनुसार उपरोक्त सूत्रों यानी अगर विषम है तो ये वाला सूत्र और अगर सम है तो ये वाला सूत्र आप अप्लाई करेंगे और उनकी सहायता से माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो ये हुआ आपका अवर्गीकृत आंकड़ों
की माध्यिका, यानी जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हो तब हम किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात करेंगे। अब आते हैं दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, यानी जब आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए हैं तब हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसमें पहला रूल है, सर्वप्रथम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे, यानी यहां से आप जान ही गए हैं कि संचयी बारंबारता सारणी हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया कि सर्वप्रथम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं, ये पहला आपका रूल हुआ। दूसरा रूल है, अब संपूर्ण बारंबारताओं का आधा करके, ये ध्यान देना है यहाँ पे संपूर्ण बारंबारताओं, यानी संपूर्ण बारंबारताओं का मतलब हम सिग्मा एफ का मान ज्ञात करेंगे और सिग्मा एफ का आधा कर लेंगे, यानी एफ के सभी पदों को जोड़ेंगे, बारंबारताओं का योग करेंगे और उसका आधा करके हम वह वर्ग अंतराल ज्ञात कर लेते हैं जिसमें माध्यिका स्थित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है दूसरा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आपको एक परिभाषा मिलेगा जो लगभग कभी कभी बोर्ड पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि माध्यिका वर्ग किसे कहते हैं, यानी आपका मिडियन क्लास क्या है। तो इस प्रकार से जो है आपका संपूर्ण बारंबारताओं का अगर हम आधा कर ले और वह वर्ग अंतराल ज्ञात कर लें जिसमें वह माध्यिका स्थित हो, तब इस वर्ग अंतराल को माध्यिका वर्ग कहते हैं। यानी आपका संपूर्ण बारंबारताओं को ज्ञात करिए, उनका आधा कर लीजिए और आधा करने पर जो भी मान प्राप्त हो वह वर्ग अंतराल जिसमें स्थित हो उसे को हम क्या कहते हैं, माध्यिका वर्ग। अब तीसरा है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसके लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। एक ही सूत्र के 2 रूप बताए गए हैं, इसमें किसी भी सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपका दोनों सूत्र जो है एक ही है। पहला सूत्र क्या है, मिडन, यानी m इज इक्वल टू L1 प्लस कैपिटल N/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू h। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र है m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f कोष्टक में N/2 माइनस CF। सारी चीजें वही हैं, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इसमें दिए गए जो अक्षर है वो क्या प्रदर्शित करते हैं। तो जिसमें आपका पहला है L1 क्या है, कहीं कहीं आपको ये L1 की बजाय स्मॉल l ही मिलेगा। जब आपको केवल एक ही L दिया रहे तो हम उसको L1 भी लिख सकते हैं या L, और ऐसे अगर लिखा रहे तो समझ जाइए कि वो आपका जो माध्यिका वर्ग है उसकी निम्न सीमा है। तो यहाँ पे L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है। H, इसके पहले आपने जब आपने समांतर माध्य पढ़ा था तब उसमें वर्ग माप यानी H के बारे में पढ़ा था कि H क्या होता है। तो जो वर्ग माप होता है, जैसे 20 से 30 कहा जाए तो 20 से 30 के बीच का जो माप है वो कितना है, डिफरेंस, यानी कि 10 का हुआ तो वो आपका हो गया क्लास साइज यानी वर्ग माप, इसे हम H से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से जो n है, कैपिटल N, वो क्या है, प्रेक्षणों की कुल संख्या या बारंबारताओं का कुल योग। स्मॉल f क्या है, जो हमने माध्यिका वर्ग ज्ञात किया है उस माध्यिका वर्ग की संगत बारंबारता को ही हम क्या प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल f। और CF क्या है, ध्यान दीजिएगा, CF ये भी बारंबारता है और CF भी बारंबारता है, लेकिन जो f है स्मॉल f वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है और जो CF है वो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है। तो इस प्रकार से सभी पदों का मतलब आपने जान लिया। अब ऐसे प्रश्न जब आपको मिलेंगे तो इसी नियम के अनुसार आप सूत्र प्रयोग करेंगे और जो भी वैल्यू जिसका प्राप्त होता है उस वैल्यू को रखकर हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हम देखते हैं। आप जब फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं जिसमें से पहला प्रश्न आपका है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आपका जो है नॉन टेबुलेटेड डाटा है, यानी कि सारणीबद्ध आंकड़े नहीं हैं। तो पहला आपका जो है सॉल्व, इसमें ये कहा गया है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी एक चीज तो निश्चित हो गया है कि जो भी आंकड़े हैं ये किसी क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले आपको इन आंकड़ों को
आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो चलिए हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटे आंकड़े को लिखेंगे और उसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 0। फिर आपका आगे आएंगे तो 17, अगला है आपका 26, और 26 आपका 3 बार है, आपका 26 यहाँ पे 3 बार है, तो 3 बार आपको लिखना होगा। अगला आपका है 26 के बाद 41, ये आपका 41 हो गया। 57 आपका जो है 2 बार है, यानी आपका ये 57 हो जाएगा, 2 बार। फिर आपका है 57 के बाद आपका है 83, उसके बाद है आपका 91, और फिर है आपका 115। आपको चेक करना होगा कि किस प्रकार से हमने जो आंकड़ा लिखा है क्या ये करेक्ट है, या फिर ऐसा तो नहीं कोई आंकड़ा आपने जो लिखा छूट गया हो। तो इसके लिए आप काउंटिंग कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के यहाँ 11 आंकड़े हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी करेक्ट है। आपने जितना आंकड़ा यहाँ पे लिखा उतने ही आंकड़े यहाँ पर हैं। अगर आप काउंटिंग में दोनों जगह में सेम नहीं रहेगा तो इसका मतलब आपका कोई भी आंकड़ा छूट गया है, तब आप उसको फिर से चेक करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पदों की संख्या यानी कैपिटल एन का मान हम ज्ञात करेंगे। कैपिटल एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और अभी आपने काउंटिंग किया, एन का मान आया है 11। अब अगर देखा जाए तो 11 जो है वो क्या है, विषम। यहाँ हम लिख देंगे विषम। विषम के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों का यानी जो सारणीबद्ध आंकड़े नहीं है उनके लिए फार्मूला हम एमई का क्या यूज करते हैं, एमई इज इक्वल टू एन कैपिटल एन और +1 इसी के बीच बगल में ही रहेगा, और बाई 2 वहाँ पद, यानी ये आपका विषम के लिए फार्मूला हो गया। अगर यही आपका सम पद होते तब यहाँ पे दूसरा फार्मूला अप्लाई करते, तो इसमें आपका ये हो जाएगा कैपिटल एन का मान 11 है, 11 रख दीजिए, +1 और बटे 2, और वहाँ पद आप तब तक लिखते जाएंगे जब तक आप इन टेबल से यानी इस पंक्ति से देखकर मान रखेंगे नहीं। यानी ये 11 और 1 12 बटे 2, ये आपका वह हो जाएगा वहाँ पद, यानी आपका ये हो गया 6वां पद। और 6वां पद अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, यानी 6वां पद अब आप यहाँ पे देखकर क्वेश्चन से लिखे हैं, तो ये आपका 6वां पद हो गया, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये आपका हो गया 6वां पद 41, यानी एमई का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया 41। इस प्रकार से जो है नॉन टेबुलेटेड डाटा जो कि अवर्गीकृत है उनके लिए हम जो है माध्यिका इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब इसी में कभी कभी एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में पहले से ही दिया रहे, इनकी माध्यिका भी दिया रहे, तब इसमें किसी एक अज्ञात राशि का मान आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। अब की बार जो आंकड़े हैं वो ऑलरेडी आपको आरोही क्रम में कहे गए, यहाँ पे आरोही क्रम के बजाय अवरोही क्रम भी रहेगा तो भी आपका जो है करेक्ट है। यानी हम आंकड़ों को लिख लेते हैं जो आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में दिए गए हैं। ये आपका है 3 5 7 x +2 15 17 21, यानी कुल मिला के ये 3 5 7 x +2 15 17 और 21, ये कुल आंकड़े दिए गए हैं। आप काउंटिंग करके चेक कर सकते हैं। 3 3 2 5 3 8, यानी 3 2 5 3 8, यानी आंकड़े बराबर है। अब जब ये पहले से आरोही या अवरोही क्रम में है तब हम पदों की संख्या को ज्ञात करते हैं। यहाँ n बराबर 8, क्योंकि पदों की संख्या को काउंटिंग करने पर आपको 8 मिला है जो कि आपका सम है। और सम के लिए एमई बराबर हम लगाते हैं कैपिटल N/2 वह पद प्लस कैपिटल N/2 +1,
ब्रैकेट में कर देंगे वहाँ पद और पूरे का आपका हो जाएगा बटे 2। प्रश्न में आपको यहाँ पे माध्यिका का मान 12 यानी 12 दिया गया है, यानी ME का मान आपको ऑलरेडी दिया गया है 12 रख दीजिए। कैपिटल N का मान है 8। अब यहाँ आपका ये हो जाएगा 8 बटे 2 वहाँ पद और ये हो जाएगा 8 बटे 2 प्लस 1 वहाँ पद और बटे 2। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में एक चीज आपको यहाँ पे स्वयं का सेंस भी लगाना है कि अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जब आप सम का फार्मूला अप्लाई करिए तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए n का मान 8 मिला है तो 8 का आधा कर लें यानी 8 बटे 2, इसका मतलब ये हो जाएगा चौथा पद, यानी यहाँ हम लिख देंगे 4वां पद। और इसको आप सॉल्व करिए या ना करिए, इसको तुरंत इसके बाद वाला पद लिख दीजिए, यानी ये चौथा हो गया तो ये आपका हो जाएगा 5वां पद। आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। 2 से इसको 8 को काटेंगे तो 2 चौक 8 और 4 1 5, यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर ये वाला आपका पहला स्टेप मिल गया है चौथा पद तो दूसरा वाला आप स्टेप इसके एक स्टेप बाद यानी 5वां पद और बटे 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 24। चौथा पद को हम देख कर रखेंगे यहाँ से तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद आपको मिला x और प्लस 5वां पद आपको मिला x प्लस 2। यहाँ से आपका ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2। पक्षांतर करके सही रूप में लिखेंगे तो 2x बराबर 2 को इधर लाने पर ये हो जाएगा 22, यानी x का मान आपको मिल जाएगा 11। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपको दिया रहे कि समांतर माध्य आपको माध्यिका आपको पहले से दी रही और आपको आंकड़ों में से आंकड़े पहले से आरोही या अवरोही क्रम में दिए रहे और किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आइए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जो आंकड़े अब की बार सारणीबद्ध है लेकिन वर्गीकृत नहीं है, यानी आंकड़े तो आपका टेबुलेटेड है लेकिन ये जो है आपका अनग्रुप डाटा यानी अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 स्तंभों की एक सारणी बनाएंगे जिसके पहले स्तंभ में पद, दूसरे में बारंबारता और तीसरे में संचयी बारंबारता यानी स्मॉल सी, और ये स्मॉल f हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब पद क्या है यहां से देखकर हम लिखेंगे 10, 15, 20, 25 और 30। इसकी बारंबारता 5, 10, 7, 8, 2। ये आपका क्वेश्चन से हो जाएगा पद और बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। आप जब भी संचयी बारंबारता ज्ञात करिए तो इसमें पहले वाले बारंबारता में आपको शून्य ऐड करना है, यानी यहाँ पे आप करेंगे 5 + 0। हर एक प्रकार की क्वेश्चन में जब भी आप संचयी बारंबारता ज्ञात करिए तो पहले वाले बारंबारता में शून्य ऐड करिए, यानी 5 + 0 कितना हो गया 5। अब आपको तिरछे पे ऐड करना है, यानी 5 में आपको 10 जोड़ना है, आपका मिलेगा 15। फिर आप तिरछे पे जोड़िए 15 और 7 22, फिर तिरछे पे जोड़िए 22 और 8 30, और फिर तिरछे पे जोड़ेंगे तो 30 और 2 32 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए संचयी बारंबारता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले वाले बारंबारता में हम शून्य ऐड करते हैं तो ये आपका हो गया 5। फिर क्रॉस यानी तिरछे पे आप ऐड करेंगे तो 5 और 10 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 2 32। इसको आपको चेक करना है टोटल करके क्या आपने जो ऐड किया है क्या वो सही है। तो इसके लिए आप बारंबारताओं का योग करिए, अगर इसको जोड़ेंगे और लास्ट वाले की इक्वल आता है यानी इनको जोड़ने पर 32 आता है तब आपका ये करेक्ट है, यानी 5 10 15 7 22 8 30 और 2 32, अर्थात जो हमने संचयी बारंबारता ज्ञात किया है वो आपका करेक्ट वैल्यू है। अब इसके हिसाब से हम किस प्रकार से जो है माध्यिका निकालेंगे। यहाँ पे n का जो मान आया है वो कितना मिला है 32 और n का मान 32 है, तो ये आपका मिला है सम। अब n का मान 32 है तो n/2 का भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। जब n का मान आपको मिल गया है तो n/2 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल ME का फार्मूला हम यूज करेंगे। ME = यहाँ पे 32 मिला है
तो 32 सम है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद और बटे 2, यानी यहाँ पे 32 है तो ये आपका हो जाएगा 32वां पद और प्लस 32 प्लस 1 डायरेक्ट 32/2 और 32/2 प्लस ये 1 बगल में रहेगा वहाँ पद और बटे टोटल आपका हो जाएगा 2। अगर यही विषम का आया होता तो विषम के लिए हम n+1/2 वहाँ पद यूज करते। तो यहाँ पे आपका अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16वां पद और प्लस 17वां पद। हमने बताया है आप एक ज्यादा कर दीजिए और बटे 2। अब ये आपको ध्यान देना है कि 16वां पद किसमें पड़ेगा। ध्यान दीजिए, संचयी बारंबारता से ही हम ज्ञात करेंगे कि 16वां पद किसमें पड़ेगा। ये आपका हुआ 5, 15 तक तो आपका 16 पड़ेगा ही नहीं, यानी 16 जो पड़ेगा वो किस में पड़ेगा, 22 वाले में, क्योंकि 15 से जो 16 है वो 15 से ज्यादा है और 22 से कम है, ऐसे 17 भी है। तो इसका जो है पद हम लिखेंगे, यानी 16वां पद किसमें पड़ेगा, तीसरे वाले में, 22 वाले में ये 16वां पद और 16वें पद में आपका ये जो पद है वो 20 है, यानी 16वां पद ये आपका 20 हो जाएगा, 17वां पद भी आपका 20 हो जाएगा और बटे 2 यानी 40/2 और इसका मतलब कितना आ गया 20, यानी आपको यहाँ पे ME का मान मिल गया 20। ये आपका आंसर हुआ। ये आप अनग्रुप डाटा के लिए जब टैबुलेटेड डाटा दिया हो तो इस प्रकार से आप माध्यिका ज्ञात करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है चौथा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है बड़े अंकों में मतलब अधिक अंकों में पूछा जाता है और बड़ा प्रश्न है, तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें आपका जो है वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है। तो संचयी बारंबारता सारणी आपको बताया गया है रूल में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। यानी संचयी बारंबारता सारणी के लिए हम 3 स्तंभ बनाएंगे, जिसमें पहले वाले में वर्ग अंतराल और दूसरे वाले में बारंबारता एवं तीसरे वाले में संचयी बारंबारता स्मॉल सी डायरेक्ट लिखते हैं। अब आते हैं जैसे 135 से 140, पहला जो वर्ग अंतराल है 135 से 140, इसी प्रकार से 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। इनकी बारंबारताएं हैं 4, 7, 18, 11, 6, 5। संचयी बारंबारता के लिए आपको बताया गया है कि पहले वाले में आपको 0 ऐड करना है, यानी 4 + 0 = 4। फिर आप तिरछे पे ऐड करिए, तो इस प्रकार से 7 और 4 11, 11 और 18 आपको जोड़ना है, तो ये आपका हो जाएगा 29, 29 और 11 जोड़ना है 40, 40 और 6 आपको जोड़ना है 46 और 46 और 5 जोड़ना है 51। आप इसको चेक कर लें कि ये जोड़ने पर अगर 51 यानी 51 मिलता है, तब आपने जो संचयी बारंबारता निकाला है वो सही है। अर्थात 5 और 6 11, 11 और 11 22, 8 30, 10 40, 7 47, 4 51। अर्थात जो हमने संचयी बारंबारता ज्ञात करा है वो करेक्ट है। अब सूत्र क्या हम प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू प्राप्त करते हैं। n = आपको कितना मिला है 51, n का मान आपको मिला है 51। अगर हम 51 का आधा करके देखें, यानी आप जब भी 51 का आधा करेंगे यानी n/2, 51/2, तब आपको ये मिलेगा 25.5। n/2 का मान आपको मिला है 25.5 और 25.5 आपका कौन से रो में पड़ेगा, अगर देखा जाए तो आपका ये 25.5 यहाँ पे पड़ेगा। ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, संचयी बारंबारता आपने ज्ञात करा और उसके बाद आप कैपिटल N का मान ज्ञात कर लेंगे। कैपिटल N का मान ज्ञात करने पर उसका आधा करने पर जो भी वैल्यू मिलती है वह वैल्यू जिस संचयी बारंबारता में पड़ता है
वही वर्ग आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग। हमको माध्यिका वर्ग पता चल गया। तो यहाँ से माध्यिका वर्ग पता चलने पर आपको कई चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं, जैसे L1 का मान, अगर ये माध्यिका वर्ग है तो इसका जो निम्न सीमा है वो L1 145, L2 150, स्मॉल f उसी का रहेगा वर्ग का 18, और CF जो होता है इसके जस्ट पहले का जो है संचयी बारंबारता यानी CF इज इक्वल टू आपको 11 मिल गया। अब सिंपल सी बात है, आप सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी इसलिए ME इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f कोष्ठक में n/2 माइनस CF। इसके लिए इसके जस्ट पहले वाला भी सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, तो वहां पे आपको यच रखना होगा, और यच का मतलब ही होता है L2 माइनस L1। चलिए इसमें अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 145 प्लस L2 माइनस L1 यानी L2 का मान है 150 माइनस L1 का मान है 145 बटे स्मॉल f यानी 18 कैपिटल n/2 यानी ये आपका हो जाएगा 51/2, पॉइंट में भी रख सकते हैं 25.5। फिर इसके बाद CF यानी इसके जस्ट पहले वाला 11 वैल्यू आपने पुटअप कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 145, 150 में से 145 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 145 और 150 का डिफरेंस जो है वो 5 आएगा, और बटे 18 इंटू इसका तिरछा अगर हम गुणा करेंगे तो 51 माइनस 22/2। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 145 5/18 गुणे, यहाँ आप घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9, 4 में से 2 जाएगा 29 और बटे 2। कैलकुलेट कर लेते हैं, 145 प्लस 9 × 45 और आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14, 145/36। अब इसको आप सॉल्व कर लें, यानी ME की वैल्यू जो भी सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सिंप्लीफाई आप कर ही ले जाएंगे, 145 और 145/36 आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होगा वही आपका हो जाएगा माध्यिका। आप इसको अगर सॉल्व करें तो 36 से भाग कर देंगे। चलिए इसको कर भी लेते हैं, 36 से 145 में भाग करेंगे तो ये आपका जाएगा 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 = 14 यानी कि 4.03 लगभग आ जाएगा, 4.02 या 03 के समथिंग आएगा, यानी ये आपका हो गया 145 प्लस 4.02। इसमें आप इसको ऐड करते हैं तो 149.02, यानी यहाँ पे ME की वैल्यू अगर कैलकुलेशन करेक्ट है तब इस प्रकार से माध्यिका आपको 149.02 मिल गया। तो ये बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट जो है मेथड है, जो कि लगभग बोर्ड पेपर में आपका 4 या 6 अंकों में पूछा जाता है। तो सभी विधि लगभग आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, और इसके आगे आप स्वयं से भी प्रयास करें क्वेश्चन लगाने का, कोई असुविधा होता है तो आप उसको जो है पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हमको पढ़ना है बहुलक। नेक्स्ट वीडियो में आप समांतर माध्य का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, बहुलक।